नमस्कार बच्चों। आज हम भारतीय इतिहास महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। भारत में 600 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 2600 वर्ष पहले के काल को महाजनपद काल कहा जाता है। इस काल के भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य एवं गणराज्य बने। इस समय अनेक नए धार्मिक विचारों की भी शुरुआत हुई। साथ ही खेती, व्यापार, उद्योग धंधे एवं नगरों का भी विकास हुआ। इसी प्रकार राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी इस काल में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आए। ये बदलाव किस प्रकार के थे और किन कारणों से आए, इस पाठ में हम जानने की कोशिश करेंगे। प्राचीन काल में गंगा यमुना नदी के मैदान में खेती होने लगी थी तथा वहीं कई जनपद बन गए थे। महाजनपद काल जन अर्थात एक वंश के लोगों का कबीला। जनपद एक जन के लोगों की बसने एवं खेती करने का इलाका। और महाजनपद अर्थात शक्तिशाली एवं बड़े जनपद। महाजनपद धीरे धीरे इन जनपदों का तेजी से विकास होने लगा। गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान में फसलें अच्छी होती थीं। दक्षिण बिहार वर्तमान झारखंड क्षेत्र में मिलने वाले खनिजों मुख्य रूप से लोहा से औजार एवं हथियार बनाए जाने लगे। इससे इस क्षेत्र के जनपदों की शक्ति बढ़ी तथा यहाँ उद्योग धंधों का भी काफ़ी विकास हुआ। उद्योग धंधों के विकास के साथ यहाँ नगर की बसने लगे। वे अपनी ताकत और आय बढ़ाना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि कुछ शक्तिशाली जनपदों ने दूसरे जनपदों को जीत लिया। इन्हीं शक्तिशाली और बड़े जनपदों को महाजनपद कहा गया। इसी प्रकार 600 ईसा पूर्व के भारत में अनेक जनपदों एवं महाजनपदों का उदय हो चुका था। इनमें से कुछ राजतंत्र एवं गणतंत्र शासन वाले थे। उस समय की बातें बताने वाले ग्रंथों के अनुसार उन दिनों पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। ये सभी महाजनपद प्रभावशाली थे। इन महाजनपदों में से अंग, काशी, कौशल, मगध आदि में राजतंत्र शासन की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में शासन राजा द्वारा किया जाता था। इसमें राजा का पद वंशानुगत होता था, अर्थात राजा के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा राजा बनता था। 16 महाजनपद। सिंधु नदी के किनारे कंबोज और गांधार जनपद विकसित हुआ। गंगा यमुना नदी किनारे कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, मगध, अंग, काशी, वत्स, चेदी इत्यादि महाजनपद विकसित हुए। यमुना नदी किनारे अवंती, गोदावरी नदी किनारे अस्मक, इस तरह से 16 महाजनपद भारतवर्ष में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। अंग, काशी, कौशल, मगध आदि में राजतंत्र शासन की व्यवस्था थी। वहीं वज्जी, वैशाली, वाक्य, कपिलवस्तु, मल्ल आदि महाजनपदों में गणतंत्र शासन की व्यवस्था थी। गणतंत्र शासन व्यवस्था में शासन एक ही वंश के पुरुषों की एक सभा के द्वारा किया जाता था। यह सभा अपने सदस्यों में से किसी एक को कुछ समय के लिए राजा भी चुन लेती थी। राजा का यह पद वंशानुगत नहीं होता था। गणराज्य के अंतर्गत आने वाले दूसरे वर्ग के लोग, महिलाएं, दास, व्यापारी आदि का शासन चलाने में कोई योगदान नहीं लिया जाता था। गणतंत्र शासन की यह व्यवस्था कुछ छोटे गणतंत्रों में बहुत लंबे समय तक चलती रही, मगर वज्जी जैसे कुछ महत्वपूर्ण गणराज्यों का अंत मगध जैसे शक्तिशाली राज्यों के साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण हो गया। वंशानुगत किसे कहते हैं? पिता से पुत्र की मिलने वाले पद को वंशानुगत कहते हैं। राजतंत्र शासन व्यवस्था क्या है? वह व्यवस्था जिसमें शासन किसी राजा या रानी द्वारा वंशानुगत रूप से किया जाता है उसे राजतंत्र शासन व्यवस्था कहते हैं। गणतंत्र शासन व्यवस्था क्या है?
वह व्यवस्था जिसमें शासन किसी चुने हुए व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय के लिए किया जाता है उसे गणतंत्र शासन कहते हैं। मगध साम्राज्य का उदय 544 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल कहा जाता है। इस काल की शुरुआत में गंगा नदी की घाटी में कौशल, वत्स और मगध सबसे शक्तिशाली राज्य थे। अवंती एक अन्य शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। ये अपने अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अंत में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। मगध साम्राज्य में अनेक राज्य एवं गणराज्य हुए। राज्य को शक्तिशाली बनाने में वहाँ के राजा एवं जनता के अलावा वहाँ की प्राकृतिक संपदा का भी काफी योगदान रहा। मगध की भूमि बहुत उपजाऊ थी, इससे कृषि उपज अच्छी होने लगी। उसके दक्षिण क्षेत्र में लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता था, इससे औजार और हथियार बनाए जाने लगे। इस प्रकार प्राकृतिक संपदा ने मगध को शक्तिशाली बनाया। बिंबिसार बिंबिसार मगध का पहला प्रमुख राजा था। उसने एक शक्तिशाली सेना बनाई। उसने सेना एवं नीति दोनों से काम लेकर मगध को शक्तिशाली बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले कौशल की राजकुमारी से विवाह किया। उससे दहेज के रूप में उसे काशी का राज्य मिला। उसके बाद वैशाली की राजकुमारी से विवाह कर वहाँ का समर्थन पाया। उसने दूर के जनपदों से मित्रतापूर्ण संबंध रखे, लेकिन अपने पड़ोसी जनपद पर चढ़ाई करके उसकी राजधानी चंपा पर अधिकार कर लिया। बिंबिसार की शासन व्यवस्था बिंबिसार एक योग्य शासक था। उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, जो चारों तरफ से पहाड़ियों द्वारा सुरक्षित था। वह अपने राज्य की शासन व्यवस्था पर कड़ी नजर रखता था। उसके समय में अपराधियों को कठोर सजा दी जाती थी। उसने किसानों और व्यापारियों से नियमित कर वसूल करने की व्यवस्था बनाई। उन करों से सेना, कर्मचारी एवं राजा का खर्च चलता था, लेकिन उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर स्वयं राजा बन गया। वह एक क्रूर शासक था। अजातशत्रु राजा बनने के बाद अजातशत्रु ने भी अपने पिता की नीति को अपनाया था। मगध का विस्तार किया। उसने वज्जी गणतंत्र में फूट डालकर उसे अपने राज्य में मिला लिया। उसके शासनकाल में राजगृह के निकट सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। अजातशत्रु के बाद मगध में और कई राजा हुए जिन्होंने मगध राज्य का विस्तार किया। नंदवंश नंदवंश इस वंश का पहला शासक महापद्मानंद था। उसने अपनी विशाल सेना के बल पर उत्तर भारत के कई राज्यों तथा दक्षिण में कलिंग, उड़ीसा को जीत लिया। उस समय तक मगध राज्य विस्तृत होकर साम्राज्य का रूप ले लिया था। नंदवंश का आखिरी राजा घनानंद था। वह कर वसूलते समय अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, इसलिए प्रजा उनसे काफी दुखी थी। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में घनानंद मारा गया। उस प्रकार मगध में मौर्य वंश की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में घनानंद मारा गया था। इस प्रकार मगध में मौर्य वंश की शुरुआत हुई। महाजनपदों में जनजीवन महाजनपदों में राजा बहुत शक्तिशाली होता था। वह अपने राज्य में शासन एवं न्याय करता था। अपनी सहायता के लिए वह मंत्री, सेनापति एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता था। इस समय गांव में एक मुखिया होता था, जो राजा एवं गांव वासियों के बीच कड़ी का काम करता था। गांव के लोग मुख्य रूप से खेती एवं पशुपालन करते थे। जिन गांवों में उद्योग धंधे जैसे शिल्पकारी, कारीगरी, धातुकर्म, बढ़ईगिरी एवं व्यापारी अधिक हुए, वे गांव धीरे धीरे नगरों का रूप लेने लगे। इनमें से कई प्रसिद्ध नगर हुए, जैसे उज्जैन मध्य प्रदेश में,
चंपानगर, वैशाली, राजगिरी बिहार में आदि ये महानगर कहलाते थे। इन नगरों की खुदाई से पता चलता है कि यहाँ मकान लकड़ी, ईंट व पत्थरों से बनते थे। यहाँ तरह तरह की चीज़ें बनने वाले कारीगर रहते थे। इन कारीगरों ने अपने अलग अलग संगठन बना लिए थे, इसे श्रेणी कहते थे। ये लोग अपने श्रेणियों में रहकर साथ साथ काम करते थे। महाजनपद काल में व्यापार का खूब विकास हुआ। पहले वस्तुओं को बदले वस्तुओं से ही लेन देन होता था, लेकिन इस काल में धातु, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का चलन शुरू हुआ। ये सिक्के धातु के टुकड़ों पर ठप्पा लगाकर बनाए जाते थे। ये आहत सिक्के कहलाते थे। सिक्कों के चलन से व्यापार काफ़ी सुगम हो गया। इस समय सभी लोगों को कर देना पड़ता था। किसानों को अपनी उपज का 6वां हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। शिल्पकारों को अपनी बनाई वस्तुओं के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को भी वस्तु एवं नगद रूप में कर देना पड़ता था। यह काल धार्मिक रूप से भी काफ़ी बदलाव काल था। महाजनपद काल में मगध साम्राज्य ने पूरे उत्तरी भारत में एक साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन इसी समय पंजाब के क्षेत्र में कई छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। ईरान एवं यूनान के शासकों ने उन्हें हरा दिया। सिकंदर सिकंदर यूनान के मकदूनिया राज्य का राजा था। वह विश्व विजय करने के निकला था और मध्य एशिया के राज्यों को जीतता हुआ 326 ईसा पूर्व में उसने पंजाब के राज्यों पर आक्रमण किया। कुछ राज्यों को जीतने के बाद उसका सामना पंजाब के एक राजा पोरस से हुआ। कहा जाता है कि हारने के बाद जब राजा पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया और सिकंदर ने उससे पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तब पोरस ने उत्तर दिया जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। पोरस के इस जवाब से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसने मित्रता कर ली। इसके बाद सिकंदर और आगे मगध की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सिकंदर को लौटने के लिए विवश होना पड़ा। सिकंदर के बाद यूनान और भारतीय राज्यों के बीच नए संबंध स्थापित हुए। भारतीय और यूनानी समाज के बीच विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ तथा व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुए। इसके अतिरिक्त भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यूनानी और ईरानी लोगों की बसाहट भी शुरू हुई। इन लोगों ने आगे चलकर भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।